अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज सारी बात मईशत के अहवाल से शुरू होकर आगे बढ़ेगी क्योंकि मुआशी एतबार से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें परेशान करती हैं और लगातार एक मुल्की जो मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर अलार्मिंग सूरत हाल और दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। तमाम रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की जो आउटलुक्स हैं उनको बड़ा मनफी करार दिया है इन द रीसेंट पास्ट डेज। चाहे वो मूडीज हो या फिच हो, तमाम की रेटिंग्स पाकिस्तान के हवाले से हमें कम होती हुई नजर आती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ आज नाजरीन इकट्ठा मजमूई तौर पर क्यूमुलेटिवली 19 रुपए तक का पाकिस्तानी रुपए की कदर में डिप्रिसिएशन हमने देखा अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ये काफी अलार्मिंग बात है क्योंकि यूएस डॉलर में उसकी कदर के बनिस्बत जो पाकिस्तानी कदर की रुपी की जो कीमत है वो पिछले कुछ दिनों में बेहतर हुई थी, जिस वजह से हमने पेट्रोलियम मसनूआत में एक अच्छी कमी देखी थी जो कि हाल ही में गवर्नमेंट ने पास ऑन की है। उसकी सबसे प्राइमरी वजह ये कमी थी जो कि हमने ये इजाफा था, रादर आई वुड रादर पुट इट इन दीज वर्ड्स, कि इजाफा था जो हमने पाकिस्तानी कदर में बनिस्बत डॉलर के देखा था। अब आज नाजरीन इकट्ठा ऐसा मालूम होता है कि वो तमाम बेहतरी वापस हुई है, रोल बैक हुई है 19 रुपए तक की इस कमी के साथ जो कि हमें पाकिस्तानी रुपए में नजर आई है एज कम्पेयर टू द डॉलर। आज तकरीबन 300 के करीब कहा जा रहा है कि ओपन मार्केट में तो ये दिस इज एन ओपन सीक्रेट 300 एंड बियॉन्ड 300 पीकेआर जो है वो ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट द डॉलर, या डॉलर ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट द पीकेआर। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ साथ नाजरीन 300 बेसिस पॉइंट्स के हालिया इजाफे के बाद जो मुल्की शरह सूद है वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 1996 में इससे पहले ये सूरत हाल रही है और इस कदर पर गई है हमारी शरह सूद। ऑब्वियसली इसका ये मतलब है कि सरमायाकारी में हम मुतवक्के ये चीज़ है एक्सपेक्ट करें कि मजीद कमी आएगी और इन्फ्लेशन या महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफे की वजह से ये काफी हद तक जस्टिफाइड है। लेकिन नाजरीन एक बड़ी अहम बात जेर गौर है वो ये है कि आईएमएफ के साथ अभी भी हमारे मामलात सील नहीं हुए हैं और आईएमएफ की ये दो बड़ी पिवटल शराइत थी कि एक तो ये कि रुपए की कदर में किसी तरह की कोई बीच में इंटरवेंशन ना करें, रुपए की कदर को फ्री फ्लोट छोड़ें, रुपए अपनी कदर खुद तय करे ओपन मार्केट में और जो मार्केट फोर्सेस हैं वही उसको लेकर चलें कि किसी तरह की मैनिपुलेशन ना हो रुपए की कदर में। हमने देखा था कुछ हद तक इंटरवेंशन यकीनन मौजूद थी जिस वजह से इंटर बैंक और ओपन मार्केट के रेट्स में फर्क था। आज ये फर्क दूर हुआ है और जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक महंगाई का बोझ है जो कि हम पर पड़ेगा। ये आईएमएफ की शर्त भी थी, ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत ने ये शर्त मान ली है। दूसरी एक बहुत शर्त अहम पिवटल शर्त ये थी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें इजाफा किया जाए और वो इजाफा आज हमने देख लिया है। यकीनन इसके जो असरात हैं हमारी मईशत के एतबार से खास तौर पर सरमायाकारी के आउटलुक को लेकर वो अच्छे नहीं है। इसके ऊपर भी बात होना उतनी लाजिम व मलजूम है। तो यहाँ से बात शुरू करेंगे और फिर वील ऑब्वियसली टेक इट फॉरवर्ड टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। इस मामले पर भी बात करना उतना ही अहम है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कल से सेलिब्रेशन के मोड में है, उनकी तरफ से बहुत लुड्डियां डाली जा रही हैं, भगड़े डाले जा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहते हैं कि जी तमाम इलेक्शंस का इनेकाद एक साथ होना चाहिए और तमाम इलेक्शंस इस तरह से हों कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स के अंडर ही इनका इनेकाद हो। तो ये एक बड़ी अहम बात है। वहीं दूसरी तरफ नाजरीन पीपल्स पार्टी एक बहुत अहम और थोड़ा सा अलग मौकफ, बल्कि काफी अलग मौकफ इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब आज ये बरमला कह चुके हैं कि हम हर वक्त इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, चाहे वो 3 महीने के अंदर अंदर हो, 3 महीने के बाद हो, हम हर तरह से इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। और लतीफ खोसा साहब मुतअद्दिद मकामात पर प्रोग्राम्स में ये कहते हुए हमें पाए जाते हैं, नजर आते हैं कि अगर ये जो इलेक्शंस का कंडक्ट है विद इन 90 डेज ना हुआ तो तौहीन अदालत लगेगी। इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे और पीटीआई से भी पूछेंगे कि जो बैरूनी साजिश वाला बयानिया था क्या आज भी वो उतना ही फाल है, क्या वो आज भी उतना ही जिंदा है? क्योंकि अमरीकी वफ्द के साथ बहुत अच्छी तरह से और बहुत प्लेजेंट मुलाकातें हम देख रहे हैं जनाब इमरान खान साहब की आजकल चल रही हैं। अमरीकी वफ्द से ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि उनके पीटीआई के जो दीगर जो पार्टी रहनुमा हैं और जो बड़े सीनियर उनके लोग हैं वो भी आज मुलाकातें कर रहे हैं। हमें बताया भी गया है कि उनके काफी सारे लोग मसरूफ हैं बाकायदा अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकातों में। ये आप तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो क्या इंपोर्टेड था वो साजिश वाला बयानिया, एक्सपोर्टेड था? इसके ऊपर भी थोड़ी आज बात करेंगे। फौरी तौर पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। तमाम पार्टीज के इनपुट्स इन तमाम मामलात पर उतने ही जरूरी हैं क्योंकि मुल्क की मईशत बचेगी, मुल्क बचेगा तभी हम अपनी सियासत कर पाएंगे, चाहे वो हुकूमत की जमातों की सियासत हो या अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत हो। यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब फैसल करीम कुंडी, वजीर मुमलिकत हैं आप, साबिक डिप्यूटी स्पीकर कौमी असेंबली, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम कुंडी साहब, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो।
ناظرین ہمارے ساتھ جناب رانا احسان افضل موجود ہیں, وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں آپ آن کامرس اینڈ انڈسٹری, تمام معاملے پر پی ایم ایل این ایز ویل ایز اوبیسلی کیونکہ ہم بائی اینڈ لارج الیکشنز کی بات کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ہنج کر رہے ہیں ود the economic conditions, تو ان اعتبار سے ریلیونٹلی آپ سے جانیں گے. ویلکم سر, بہت شکریہ, you two are a stalwart of your party. اور ناظرین جناب شوکت یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق صوبائی وزیر خیبر پختونخوا کے, اپنی جماعت کے stalwart, اور تمام معاملات پر کی اپوزیشن پارٹی ہمیں جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے تمام معاملہ. شوکت صاحب ایسے جیل نہیں گئے ہیں, اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوئی. خان صاحب نے خیر اس کو منع کر دیا ہے, وہ ختم کر دی ہے جیل بھرو تحریک, تو ویلکم شوکت صاحب, آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید. بات کا آغاز فیصل کریم کنڈی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ معیشت کا سر کیا حال احوال, اور آج تو عمران خان صاحب نے بڑا زوردار قسم کا انہوں نے آپ کے اوپر بہت سخت قسم کا ایک ٹویٹ کیا ہے, کرٹیسزم سے بھرا ہوا. انہوں نے تصاویر بھی ساتھ لگائی ہیں, ٹویٹ دکھائیں خان صاحب کا, وہی میں عرض کرتی ہوں پھر کنڈی صاحب سے. قدر میں 62% سے زائد یا ڈالر کے مقابلے میں 110 روپے کی گراوٹ کی شکل میں پی ڈی ایم نے 11 ماہ میں روپے کو عملاً ذبح کر دیا ہے. اس سے قرضوں میں 14.3 کھرب کا اضافہ, مہنگائی 31.5% یعنی 75 سال کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی ہے. قوم تبدیلی حکومت کی سازش کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے, جس کے ذریعے سابق آرمی چیف نے مجرم قوم پر مسلط کیے. جی کنڈی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ٹویٹ کرنا تو بڑی آسان بات ہے. میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی, اس سے پہلے کچھ تصاویر بھی دیکھی. ایک دو تصاویر مسنگ تھی کہ آج شوکت یوسف اور میرے صوبے میں امریکن ایمبیسڈر بھی گئے تھے, اور ان کے ایک سینیٹر سے کے جو ان کی بزنس آفس ہے اس میں بھی گئے تھے. وہاں پر مختلف لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. شوکت یوسف صاحب اس میں نظر نہیں ہے, شاید ان کو دعوت نہیں تھی. تو ایک سمجھ تو پتہ چل گیا کہ وہ جو ہے شوکت یوسف صاحب کی جماعت جنہوں نے امریکی سازش کہا اور پھر اس کے اوپر یو ٹرن مار, اور ابھی جو ہے وہ امریکہ کے جو ہے وہ سازش کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس وہ تو ان کو اچانک خواب آیا کہ وہ تو امریکن سازش نہیں تھی بلکہ باجوہ صاحب کی سازش ہو گئی تھی. کیونکہ وہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں, ہمیشہ یہی کرتے ہیں جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ اس سے بھی میں ڈیبیٹ کروں گا, کیونکہ سو کالڈ ابھی پتہ نہیں ہے مجھے کہ پرویز الہی صاحب ان کی پارٹی کے صدر بن چکے ہیں یا نہیں بن چکے, بننے والے ہیں. تو ان کی پارٹی کے صدر کا اور ان کی آپ پارٹی نے بڑی کوشش کی ان کو توڑنے کی, نہیں ہے وہ آپ کے پاس؟ نہیں, ہم نے توڑنے کی کوشش نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل الائنسز ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہوئے تھے, ان کے ساتھ بھی ہیں. اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو ان کے پارٹی کے نئے صدر. لیکن بیانیہ جو ابھی آپ نے بتایا باجوہ صاحب کے اوپر, پرویز الہی ان کے پارٹی کے صدر کا بیانیہ جو ہے باجوہ صاحب پہ ایک ہے, چیئرمین کا علیحدہ ہے. پہلے ان دونوں کو اکٹھا بھی کر لیں گے کہ یہ ان کے جو بیانیہ صدر اور چیئرمین کا اکٹھا کر دیں کہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائے کہ کون ہے. ہم نے کئی مرتبہ اسی طریقے سے ٹویٹس میں بھی دیکھے اور ٹی وی پروگرامز میں بھی دیکھے, اور اس وقت کے وزیر اعظم تقریباً سنیں کہ باجوہ اور میں تو بڑے ایک پیج پہ ہیں, میری فورن پالیسی باجوہ بنا رہا ہے, میرے ممبرز ختم ہوتے ہیں اور مجھے جب ووٹ نہیں کرتے ناراض ہوتے ہیں تو یہ لوگ ہمیں پورے کر کے دیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو چیزیں, مطلب ہے کہ وہ اگر آپ جائیں تو بہت ایک لمبی داستان ہے. معیشت کے حوالے سے آئیں گے. دیکھیں, معیشت اس وقت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دو چیزیں اس وقت ملک میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک معیشت کے حوالے سے اور ایک دہشت گردی کے حوالے سے. جس صوبے میں سے میرا یا یوسف زئی صاحب کا تعلق ہے, اس وقت وہ جس دہشت گردی کا شکار ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس کے اوپر بھی ہم ڈیبیٹ ہے. دیکھیں, ہمیں معیشت جو جس طریقے سے ملی, انہوں نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, پھر اس کو انہوں نے اس معاہدے کو پورا نہیں کیا. ان کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہونے جا رہی ہے, انہوں نے اس معاہدے کا بریچ کیا. اور جو ہمیں خواب دکھایا گیا تھا, عمران خان صاحب نے اسی طرح ٹویٹس کیے تھے کہ میرے پاس معیشت کا بہت بڑا پلان ہے اور میرے پاس معیشت کے بہت زیادہ رستوں ہیں اور میں ٹھیک کروں گا. انہوں نے انفارچونیٹلی وہی کرائے کہ جو ہے جو وزیر خزانہ جو ہمارے پاس ہی تھے, وہی دو وزیر خزانہ جو ان کے تھے وہ ہمارے پاس بھی ہے. اس وقت وہ وزیر خزانہ جو ہے بہت برے تھے, ان کے ساتھ آ گئے تو انہوں نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لی اور جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے تھے, اور انہی کی جو ہے وہ جو ہے حکومت کو وہ چلا رہے. اور آپ کے رستو سر, آپ کے وزیر خزانہ وہ تو ٹھیک کرے نا, اب تو وہ نہیں ہے جن کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں. ہمارے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے. میں اپنی پارٹی, ہمارے پاس بھی اس قسم کے وزیر خزانہ ماضی میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے نہیں ہوئے. ہمارے پاس بھی ٹیکنوکریٹس تھے, انہوں نے بھی یہ تو بہت بڑی ایک جماعت اپنے آپ کو تصور کرتے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے ہیں, اور انہوں نے بھی مطلب بہت سے وزیر خزانہ چینج کیے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی وزیر خزانہ جس طریقے سے, دیکھیں جب ملک پہ ٹائم آتا ہے, یہ جس طریقے سے بھی اقتدار میں ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آئی, چاہے وہ کشمیر کے حوالے سے آئی, چاہے انڈیا کے حوالے سے آئی, جب بھی پاکستان کی بات آئی اور جب بھی اس وقت کی حکومت نے کوئی بھی پاکستان کے حوالے سے میٹنگز کی, اپوزیشن کو بلایا, ہم نے ہمیشہ گئے. لیکن ایک شخص کا راز روسا جس کا نام عمران خان ہوتا تھا.
لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کے دور میں معیشت تباہ ہو جائے, ملک خدا نخواستہ تباہ ہو جائے, لیکن جو ہے ان کی حکومت چلی جائے. نہیں سر, آپ کتنی تنقید کرتے تھے آئی ایم ایف کی, یہ ساری شرائط مان لی, آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے. تنقید کرتے تھے, لیکن ہم یہ فونے نہیں کرتے تھے اپنے وزیر خزانہ کو صوبائی کو کہ آپ ملک کی خدا نخواستہ تباہی کے لیے یہ کام کریں. جو ان کی وزیر خزانہ صاحب کا وزیر خزانہ, ان کی تو لیک ہو گئی نا, اب یہ دیکھیں نا, ان کے خلاف وہ پیج پھٹ گیا تو لیک ہو گئی ان کی کال ساری. ہم نے بھی تو اتنے سال حکومت کی ہے نا, تو ہم نے بھی کوئی اپنے خدا نخواستہ کبھی ایسے اپنے وزیر خزانہ کو یا ان کو ایسے باتیں نہیں کی تھی جو ان کے دور میں. ہمیشہ ان کی ساری لیکس کیوں آتی ہیں؟ یہ پتہ کی بات ہے, آپ کی نہیں آتی کوئی, پیپلز پارٹی کی کوئی نہیں آتی, اور جو آتی بھی ہیں وہ آپ کے حق میں آتی ہیں. نہیں, خدا نخواستہ ہم نے کبھی اسے ملک کے ساتھ ایسے کام کیے. اچھا, آپ نے کیا ہی نہیں اس لیے. نہیں, میں نے کہا دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں لیک کرنے کو. آج دیکھیں, آج معیشت کا چیز ہے وہ پیپلز پارٹی, نون, پی ٹی آئی کسی جماعت کے ملک کی بات ہے. بہت صحیح بات ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو کہا کہ اب معیشت ہوگی, ملک ہوگا تو ہم ہوں گے, ہم سیاست کریں گے. کہتے ہیں بالکل ہم نہ ہو تو جو معیشت کا خدا نخواستہ بیڑا غرق ہو جائے, ملک خدا نخواستہ تباہ ہو جائے, لیکن ہمارے اقتدار کیسے آئے گا؟ اچھا, یہ پوچھ لیتے ہیں شوکت صاحب, یہ دعوت کے حوالے سے ایک تو سوال ہے, کنڈی صاحب کا بھی یہ بالکل بجا ہے. آج اگر خیبر پختونخوا میں یو ایس ایمبیسڈر کو آپ کی جماعت کی طرف سے ہوسٹ کیا جا رہا ہے, کیا آپ بھی اس میں مدعو کیے گئے تھے, یا پھر آپ ابھی بھی قائم ہیں وہ امپورٹڈ حکومت اور وہ اس پورے بیانیے پر؟ اور پھر اس کو کس طرح سے تصور کیا جائے, کیونکہ جو بھی ہو, گاہے بگائے امپورٹ کی گئی سازش تھی یا ایکسپورٹ کی گئی سازش تھی, اس میں امریکہ تو شامل تھا نا بقول خان صاحب کے, تو کیا اب انہی کے وفد سے ملاقات کرنا آپ کے ویو میں یہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, آج کا ایشو میرے خیال سے یہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے کہ اس سے کیا ملاقات ہو رہی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس 11 مہینوں میں کتنی تباہی لے کر آئے ہیں. یہ تو بات کرتے ہیں کہ ہمارے امپورٹڈ وزیر خزانہ تھے یا ہمارے پاس لوگ نہیں تھے. یہ تو سارے تجربہ کار لوگ ہیں نا, 30 سالوں سے حکومت کرتے آئے ہیں. یوسف زئی صاحب, رانا صاحب بڑا مسکرا رہے تھے جب آپ نے کہا نا یہ ایشو امپورٹنٹ نہیں ہے, تو پتہ نہیں وہ کیوں مسکرا رہے تھے, میں ان سے پوچھ لوں گی. لیکن دیکھیں, میں جو بات کر رہا ہوں نا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. مجھے کنسرن ہے پاکستان سے. سب کو ہونا چاہیے جو ہے نا, یہ سارے جو تجربہ کار بیٹھے ہیں نا, اور آج بھی 11 مہینے بعد بھی آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی بس عمران خان نے تباہی لائی ہے. تو دیکھیں, عمران خان کے دور میں تو 2 سال کرونا بھی رہا, اور اس کرونا میں ہمارا جو ایکسپورٹ تھا وہ بھی بڑھا. اگر آپ دیکھیں, جو کنسٹرکشن تھا وہ بھی, اس میں کافی کام ہوا, ریلیف ملا لوگوں کو, روزگار ملتا رہا لوگوں کو. اور اس کرونا میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں گلوبل ریسیشن ہوا, پوری دنیا کی معیشت سکڑ گئی, لیکن پاکستان میں بہتری آئی. یہ ہوتی ہے پالیسی. اب یہ جو آ کے کہتے ہیں نا, بار بار کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف سے انہوں نے غلط معاہدہ کیا اور اس معاہدے کے نتیجے میں آج ملک کی معیشت تباہ ہوئی. بھائی 8 مہینے رہ گئے تھے اس نئے انتخابات کرانے کے لیے, تو اگر اتنے ہی غلط معاہدے ہم نے کیے اور آپ کو پتا تھا تو آپ کس لیے آئے تھے پھر؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آ جائے اور حکومت چلائے, جب چلا نہیں سکتے آپ؟ اور سارے مل کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے رہے کہ جی ہم تو معیشت کے بڑے پتہ نہیں چیمپئن ہیں, اور ہمارے ساتھ اسحاق ڈار جیسا چیمپئن موجود ہے, اور وہ اپنے وزیر خزانہ کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا, مفتاح کو. تو یہ ساری چیزیں ملا کے انہوں نے جو تباہی کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں 62 روپے کا ایک دم جو روپے کی قدر میں انہوں نے کمی کی, 62% کی جی اضافہ ہے, 19 روپے کا لگ بھگ اضافہ ہے. ہاں, تو اب یہ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا. اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی معیشت خراب ہو گئی یا لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے یا لوگوں کو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں. یہ جو قرضوں میں جو اضافہ ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھیں نا, اور اس کا جو سود ادا کرنا پڑے گا وہ بھی آپ دیکھیں. جی تو پاکستان کہاں کھڑا ہے آج؟ ہر چیز جو ہے جڑی ہوئی ہے آپس میں. لیکن میرا بھی شوکت صاحب ایک ظاہر ہے, ایک منٹ بنا جی ایک میرا نہیں عرض ہے میرا, آپ مکمل کر لیں, میں آپ سے, ظاہر ہے ان کو بھی میں نے ٹویٹ دکھائی ہے نا, آپ کو بھی اس کا جواب بھی ایک ٹویٹ دکھانا اتنا ہی میرے لیے ضروری ہے, لیکن آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 مارچ 2022 کی تنقید تو یہ کرتے ہیں نا ہم پہ. 2 مارچ 2022 میں 177.69 یہ ڈالر کی قیمت تھی, اور 2 مارچ 2023 میں ڈالر جو ہے وہ 285 انٹر بینک اور 310 روپے اوپن مارکیٹ میں آج اس کی قیمت پہنچی ہے. یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو آئے تھے, انہوں نے جو معیشت کا کھلواڑ کیا ہے جس انداز سے, اور یہ ابھی بھی یہ لوگ دیکھیں نا ٹاک شو میں بیٹھ کے ہنستے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے اور قوم کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ بس آرام سے آ کے بیٹھ کے یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو عمران خان نے کیا ہے. تو کیا یہ لوگ مان جائیں گے؟ صحیح. اگر اتنی ہمت ہوتی ہے ان میں
मैं आपसे इतनी मेरा हिम्मत अर्ज ये होती था है। मैं मेरा तो अर्ज ये आज था ये कि जो ट्वीट है ना, जो ट्वीट है वो मैंने कहा उसी ट्वीट के जवाबुल जवाब आज भरा हुआ है ट्विटर। वहां तो आपने खुद देखा है, जो खान साहब का ट्वीट है उसके ऊपर जवाब भी दिखाया जाए मरियम नवाज साहिबा का, क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं वो बड़ी फैक्चुअल हैं। ये सही बात है कि रुपए की कदर हो, पेट्रोल की कीमत हो या इंटरेस्ट रेट हो, आपके जमाने में कदरन बेहतर था, या महंगाई की शरह हो वो भी कदरन कम थी। अब हर चीज जाहिर है एक आसमान से बातें कर रही है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा उसके जवाब में ये कहती हैं कि तुम्हारी बेरहम लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, IMF के साथ जालिमाना डील और उसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया। और ढिठाई देखो, वो लोग जो तुम्हारी इस गंदगी को खत्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उनके सर पर डाल रहे हो, चुप करके बैठ जाओ। तो बड़े सख्त अल्फाज। और अगला ट्वीट में बड़ी डांट पड़ी है खान साहब को, शौकत साहब। देखिए मेरी बात सुने, ये फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। जो लोग अवाम को फेस नहीं कर पा रहे हैं ना, ओ। तो अभी ये इस तरह की बयानबाजी पे उतर आए हैं। ये देखे ना क्या लैंग्वेज है इनका। और ये बड़े अपने आप को वो कहते थे कि हम तो बड़े खानदानों से ताल्लुक रखते हैं और पता नहीं क्या क्या है, और ये PTI वाले कहाँ से आ गए। अब ये जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो ये नजर आ रही है। और ये मैं बड़े धीमे और उस अंदाज में कह रहा हूँ कि गुस्सा करना बड़ा आसान है, लेकिन लोगों को कैसे फेस करोगे। ये क्यों आज इलेक्शन से भाग रहे हैं? ये इनका डिमांड था ना, इमरान खान से कहते थे कि जी जाली असेंबली है, आप उतरे, इलेक्शन कराएं। और तो आज ये क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं, जबकि आपके कानूनी एक आइन की इतनी बड़ी वायलेशन हो रही है पाकिस्तान में। सही हो गया। और ये बात तो खैर 1973 के आइन पीपल्स की पार्टी के भी वायलेशन हो लोग रही कह है। रहे हैं, और लतीफ खोसा साहब को मैंने अपने नहीं, दायरे कहने में की कोट बात किया और है है। कि जी देखिए, अगर कहने इसको की नहीं बात और मानेंगे है। तो तौहीन अदालत मना के आप कहने मुर्तकिब से नहीं होंगे। होगा, कहने से करके नहीं दिखाएं। होगा, करके दिखाएं। सही है। और ये बताएं जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, मजे तो सब कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं, वो हमें बताएंगे। उनसे उनको ये हम चैलेंज आपका थ्रो करते हैं। जी राना एहसान साहब, आप करके दिखाएं, फ्रस्ट्रेशन ना दिखाएं। मिफ्ता साहब आपके साबिक वजीर खजाना, आज उनका बयान है, वो हर चैनल पे जाकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपने उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया है। तो चले PTI वाले तो तनकीद कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन आपके अपने पार्टी की तरफ से जो तनकीद आ रहे हैं उनका भी कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा। मिफ्ता साहब की प्लीज बात सुनिएगा, फिर उसका जवाब फरमाइएगा राना साहब। फिर आप पेट्रोल सस्ता करते हैं 5 रुपए, दूसरे दिन जो है वो 30 रुपए पड़ जाता है। तो ये तो मईशत से खिलवाड़ हो रहा है। मतलब ये कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है, कोई मैच्योर इकोनॉमिक पॉलिसी तो नजर नहीं आ रही है। और अगर आपने रुपया को ऐसे ही आर्टिफिशियली रोकना है तो फिर 180 रुपए में क्यों रोकना है, फिर 12 रुपए में रोकिए। जी मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये सख्त अल्फाज PTI के नहीं है राना एहसान साहब, ये आपके अपने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें 2-3 चीजें समझनी होगी। टैक्स टू GDP का एक रेशो होता है, वो हम 11% पे छोड़ के गए थे, उसको ये बिलो 9% ले आए, जिसका मतलब है टैक्स कलेक्शन ठीक नहीं हुई। फिर जो फिस्कल डेफिसिट 5-6% ऑफ GDP पे था, उसको ये 8% पे ले गए। तो इसका मतलब है इन्होंने जो खसारे किए वो रिकॉर्ड खसारे थे, और खसारे करके उधार लेके इन्होंने एक अच्छी ग्रोथ कर दी। तो वो ग्रोथ क्या सस्टेनेबल थी? नहीं सस्टेनेबल थी। IMF से जो इन्होंने मुआहदा किया, पैसे लेते थे, मुआहदा खिलाफी करते थे, एक ट्रस्ट डेफिसिट इन्होंने क्रिएट कर दिया, ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर दिया जिसको आज तक हम दूर कर रहे हैं। और हमने आके क्या किया? देखें, हमने आके कोई अपने डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट्स तो नहीं लॉन्च कर दिए, हमने आके तो सिर्फ IMF का मुआहदा मुकम्मल किया। और IMF का मुआहदा मुकम्मल करते करते, अगर ना करते हम लोग तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, तो उसको मुकम्मल करने में हमने वो सारी करेक्शंस की जो यहाँ 1400 अरब का गैस सेक्टर में खसारा छोड़ गए थे। आज उसकी उसकी फ्लो होती है इनके जो हर माह वो बढ़ता है, उसकी फ्लो को बंद करने की जिम्मेदारी हमने उठा ली। जो बिजली का ये 1100 अरब का खसारा 72 साल में हम छोड़ के गए, उसको ये 2.5 गुना कर गए, 2600 अरब पे 2500 अरब पे छोड़ के चले गए। उसका फ्लो बंद करने की जिम्मेदारी IMF से हमने वो की, और बिजली भी महंगी हुई, गैस भी महंगी हुई, पेट्रोल भी महंगा हुआ। तो अगर ये हम ना करते, ये वो फैसले हैं जिससे हमें कोई सियासी फायदा नहीं हुआ, हमारे कोई वोट बैंक में या हमें किसी पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर सराहा नहीं कि हमने ये सब कुछ इकोनॉमी को हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हमें सियासी तौर पे नुकसान हुआ। तो राना साहब वो यही तो कह रहे हैं कि इसीलिए तो आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन इसीलिए नहीं चाहते हैं। पीपल्स पार्टी भी कह चुके हैं हम तैयार हैं, आपकी तरफ से अभी भी कोई कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं आई है।
देखिए, दो चीजें होगी ना। एक तो पहले हम इकोनॉमी पे बात कर ले, तो हमने वो फैसले किए जिससे मुल्क या रियासत बच रही है, हम स्टेबिलिटी की तरफ स्टेबलाइज करने की जरूरत है, और वो करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये 4 साल में इन्होंने फैसले नहीं किए, और जो 4 साल इन्होंने हुकूमत चलाई उसमें जो बिल्डअप होता रहा खसारों का, सब्सिडीज का, वो इतना बढ़ गया कि हमें जो करेक्शंस थी वो बहुत ज्यादा तेजी से करनी पड़ी। तो एक तो ये चीज तय होगी। अब बाकी बात आ गई इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस में देखें, इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं। इलेक्शंस होने ये अब इस चीज पे डिबेट हो सकती है कि इलेक्शंस आपने सूबों में अलहदा कराने, वफाक में अलहदा कराने, और क्या ये पाकिस्तान का जो जमहूरी निजाम है, जो एक पोलराइज निजाम है, जहां इलेक्शन पे पहली उंगलियां उठती हैं, तो वहां क्या जब केयर टेकर सेटअप नहीं होगा मौजूद और फिर आप इलेक्शंस इस तरह के अलहदा अलहदा कराएंगे, तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? हाँ, इलेक्शंस ये पार्टीज अहम नुक्ता है, यकीनन अहम नुक्ता है। राणा साहब, कोई एक जुमला फरमाना चाहेंगे? मैंने ब्रेक पे जाना है। ये मिफ्ता साहब के हवाले से जो मैंने आपसे इनिशियल सवाल किया था कि इतनी मिफ्ता साहब सिंपल क्या बात कहें? है तो आपके फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रही, वो हर जगह तनकीद कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मिफ्ता साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि आईएमएफ का मुआहदा आप पहले कर लेते, और ये जो आप रियायत दे रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, ये देने की जरूरत नहीं है, वो ये कह रहे हैं ना। ओह। तो यहाँ देखें, इसका सिंपल जवाब ये है कि आईएमएफ का मुआहदा हमने कोशिश की कि जो सैलाब का नुकसान था या जो फ्रेंडली ममालिक से हमें जो इमदाद आनी थी, हमने उसके लिए फाइट किया, वो नहीं हो सका, उससे थोड़ा वक्त जाया हुआ। बेहतर हो जाता मुआहदा अगर पहले होता, लेकिन ये काविश करना भी जरूरी थी। यानी गोया और आप ये बिल्कुल, फरमा रहे हैं, मैं देखिए, समझ गई। आपकी बात ये है कि मिफ्ता साहब कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर आईएमएफ की कंडीशंस मानी जाएं, जिससे यकीनन मजीद महंगाई होगी, लेकिन इन योर व्यू इसहाक डार साहब, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर, वो इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं। आपने खैर आपने इसकी एक ये वाली रीडिंग या ट्रांसलेशन हमें दी है, इसके ऊपर भी मजीद बहस होनी चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे भी, बट आफ्टर अ ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी कुंडी साहब बताइएगा, अभी आप लोग यही करने आए थे, ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है जो आपसे मेरा ख्याल है मुतद्दिद जगह सबने पूछी है कि आप बता देते ना कि आप आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करके रियासत बचाने आए हैं, तो आपको कोई ये ना कह पाता कि आप लोग आवाम को रिलीफ देने के लिए आए हैं, क्योंकि शुरू में तो आपने यही पिक्चर दी थी जैसे शौकत साहब भी फरमा रहे थे। देखें शौकत साहब जो है ये इन्होंने बड़ा एक देखें, हम तो पुरानी जमातें हम तो मानते हैं, लेकिन 200 मईशत के रसूल आपके पास है। मैं तो शुरू में ही कहा था कि आपने हमारे वही, आप नए पाकिस्तान आए थे, लेकिन आपने जो इंजीनियर थे और जो मिस्त्री मजदूर थे सारे पुराने पाकिस्तान के लेके आपने उनसे कहा कि बिल्डिंग बनाओ, जो पहले बकौल आपके घर में तबाही की थी, तो वही उन्हीं मजदूरों और मिस्त्रियों ने तो आपकी भी तबाही कर दी। हम हंस नहीं रहे, हम इस पे वो हो रहे हैं कि आपके ऊपर हमेशा ऐसे रहे, जब पाकिस्तान की बात आती है हमने हमेशा उसके साथ बैठे हैं। हमने मईशत की बात की है, हमने दहशतगर्दी की बात की है, और हमने जब आपको दावत दी है तो लोग देख रहे हैं कि आप कहते हैं भाड़ में जाए खुदा न खास्ता पाकिस्तान, हमें हुकूमत दो, चाहे मईशत जिधर चली जाए, चाहे दहशतगर्दी किधर चली जाए, और ये आप लोगों का तोहफा है। आप जिस सूबे में अब कहते हैं कितने चेंज किए, आपकी भी हुकूमत ने आपको भी 2-3 दफा रिप्लेस किया। पार्टी की लीडर की मर्जी होती है, वजीर आला की मर्जी थी, आपकी पार्टी के चेयरमैन की मर्जी थी, आपको एक दफा उन्होंने एक मर्जी दी, दूसरी दी, तीसरी दी, अरेस्ट भी कराया, तो ये चीज हर किसी की होती है। आज अगर देखें, आज मैं ये मुस्लिम लीग नून का अपना एक वो है, आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब, क्योंकि वो थोड़ी सी हुकूमत को तनकीद कर रहे हैं। अगर आज थोड़ी सी नहीं, बहुत नहीं, बहुत फराग दिली का मुजाहरा करें, बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा, कौन सी लेवल पे चला जाऊं? हाँ बस ये ठीक है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा तनकीद कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आज वो वजीर होते हमारे खजाना के तो वो ये तनकीद ना करते। यकीनन आपके भी जो लोग थे पीटीआई में, जो आपके जो चहेते बहुत ज्यादा होते थे, वो जब आपसे गए, वो जिस तरीके से तनकीद कर रहे थे, आपकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपको छोड़ के गए, आपके चेयरमैन पे उन्होंने क्वेश्चनियर डाला कि ये चीजें जवाब दो, तो आप भी जो तनकीद कर रहे थे तो फिर वो बेचे थे। आपके ऊपर केस किसने किया प्रोहिबिटेड फंडिंग का? आपके अपने ही चहेतों ने किया, आपके लोग थे। आज आप कहते हैं इलेक्शन, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम इलेक्शन के लिए जैसे फौज हमेशा जंग के लिए तैयार होती है, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि आइन के मुताबिक जब भी इलेक्शन हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। इलेक्शन से वो लोग भागते हैं जिन्होंने पंजाब में एक जो डेमोक्रेटिक बल्दियाती निजाम आया था उसको तोड़ के 4 साल इलेक्शन नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? खतरा यह था कि आपकी वहां पर बल्दियाती निजाम की हुकूमत नहीं बनेगी, आप करा देते ना। क्यों नहीं कराया आपने? क्या वजूहत थी? आप भाग रहे थे, आपकी सूबाई हुकूमत भी थी, क्योंकि आपके अपोनेंट वहां पर डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, तहसील नाजिम थे, और आपने डर के मारे नहीं कराया कि हम वहां पर इलेक्शन नहीं जी सकते। अच्छा कुंडी साहब, ये एक उस पर आ रहा हूं।
اب بات ہے جب آپ کو کہتے ہیں کہ اے پاکستان کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ کہتے ہیں نہیں ہم پاکستان کے لیے نہیں بیٹھیں گے، ہم کہتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے بیٹھیں. جو آپ لوگوں نے ہمیں ایک بارود سے بھرا خیبر پختونخوا دوبارہ دے دیا، ہم نے ایک پرامن خیبر پختونخوا کو دیا تھا. وہ خیبر پختونخوا جہاں سے آپ کا وزیر اعلیٰ تھا، جو کہ اس وقت 25 لاکھ لوگوں کی نقل مکانی ہوئی، ہم وہاں پر امن لانے والے لوگ تھے، ہم نے پاکستان کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا. آج اس صوبے میں آج آپ نے جو بدامنی کی آپ کے نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج ہم دوبارہ دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں. یہ آپ لوگوں نے کیا. آپ بتائیں کہ جب آپ کو صوبہ ملا تھا آپ نے کتنا قرضہ لیا اس صوبے میں. آپ کے صوبے میں جو آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد آپ کو جو آپ کے ذخائر پیسے ملنے تھے، پن بجلی کے حوالے سے ملنے تھے، باقی حوالے سے ملنے تھے، آپ کے وزیر اعلیٰ اور آپ اس کا بینہ کیسا تھے. آپ کتنی دفعہ اسلام آباد آ کر آپ نے اپنے وزیر اعظم صاحب کے سامنے شور مچایا. یہ ساری باتیں، یہ سارے سوالات شوکت صاحب سے ڈائریکٹ اپنی پوچھنے والے نوکری ہیں. کے لیے آپ لوگ سمن بکن بیٹھے ہوئے تھے کہ آیا ہمارے وزیر اعظم کو چیز بری نہ لگی اور ہمیں جو ہے حکومتوں سے نکالنا. اچھا، اس لیے چپ بیٹھے رہے ہیں. جی کیوں نہیں بولا؟ ہمارے صوبے کا کیس آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آج جب صوبہ چھوڑ کے گئے تھے تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے. جی شوکت صاحب، یہ تمام باتیں آپ کے صوبے سے منسلک، آپ کابینہ میں بیٹھے رہے سمن بکمن بن کے اپنے، تاکہ آپ کے چیئرمین ناراض نہ ہو. بڑے سخت یہ الزامات ہیں جو آپ کے اوپر عائد ہوئے، اور آپ دہشت گردی جیسے معاملے پہ بھی آپ ان کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو، بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ اقتدار میں نہیں ہے. سر دیکھیں مونا، پہلی بات یہ ہے کہ دہشت گردی اگر آپ دیکھیں تو 2008 میں کتنی تھی خیبر پختونخوا میں، اور پھر 2013 تک کتنی تھی. 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت آئی تو اس کے بعد دیکھیں صورتحال آہستہ آہستہ کنٹرول میں ہوئی، اور وہ سرمایہ کار جو بھاگ چکے تھے واپس آئے اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک رہے. اور پھر جب خان صاحب کی حکومت آئی مرکز کے اندر، تو جب تک وہ تھے صورتحال بالکل ٹھیک ٹھاک تھی. رجیم چینج کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہونے لگی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں آپ نے نقل مکانی کرائی. سر وہ کہتے ہیں آپ نے وہاں سے لوگوں کو لا کر ادھر بسایا، اور آپ کے جو فارمر سپائی چیف تھے جو کہ خان صاحب کے پسندیدہ، ان کی اپنی لیڈرشپ میں اور سپرویژن میں یہ تمام کام یہ دونوں نے کیا. دیکھیں اب دیکھیں یہ تو اب ان کے پاس تو کوئی جواز ہے نہیں اس وقت. حکومت میں یہ ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں انہوں نے چوریاں کی ہے، کرپشن کی ہے. تو بھئی چوریاں کرپشن کی ہے تو حکومت تو آپ کے پاس ہے نا. آپ کو کس نے روکا ہے؟ یہ جو نیب کا کیس آپ نے خراب کیا اور 50 کروڑ تک اس کو باؤنڈ کیا، یعنی 49 کروڑ 99 لاکھ روپے تک آپ کرپشن کریں آپ کو نیب نہیں پکڑے گا. یہ کوئی بات ہے؟ اس ملک کے اتنا بڑی مضبوط معیشت تو نہیں ہے نا کہ 49 کروڑ تک آپ کرپشن کریں اور نیب سے کہیں کہ نہیں اس کو. یہ قانون کیوں لایا گیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 1100 ارب روپے انہوں نے آتے کے ساتھ کیا کام کیا؟ انہوں نے اگر معیشت پہ کام کیا ہوتا نا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی معیشت کی. یہ تو 1100 ارب شہباز شریف نے اپنے معاف کرا دیا آرام سے، اور نیب پر کاٹ دیا، اس کو کمزور کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے نیب کے بارے میں بات کی. بہرحال اینٹی کرپشن جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو بھر بھر کے کاروائیاں کر رہا ہے. جنگیں تو ہوئی ہے نا. شوکت صاحب میں آپ سے عرض کروں، اور زلزلے آئے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا اس طرح معیشت اس طرح تباہ ہوئی جس طرح آج ہماری معیشت تباہ ہوئی؟ آپ سے کنڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. جی بالکل آ رہی ہے. اور شوکت صاحب آپ سے یہ عرض ہے، کنڈی صاحب نے بھی یہی والا سوال دوبارہ دہرایا ہے. جی بالکل آپ کی آواز مل رہی ہے. آپ سے یہ دوبارہ عرض کرتی ہوں کہ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگ اگر US ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، امریکی وفد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ کسی سازش کا حصہ تھے، امپورٹ ہوئی یا ایکسپورٹ ہوئی، چلے وہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو حکومت کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں اپنے تمام ان گلو شکووں کے باوجود. میرا I think I have to still reconnect to شوکت صاحب، میرے ان سے سگنل ٹوٹا ہے. جی رانا صاحب، یہ ابھی یہ تمام بات جو وہ کر رہے ہیں نا، وہ انہوں نے نیب کے حوالے سے، obviously وہ تو گئے ہوئے عدالت. آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ عدالت چلے جاتے. عدالت باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا رخ کیا ہوا ہے PTI نے آپ کی نیب ترامیم پر. تو آپ نے اپنی کرپشن معاف کروائی اور وہ کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو، یا آپ نے بھی بالکل وکٹمائزیشن، جبکہ آپ کہتے تھے آپ کسی کو وکٹمائز نہیں کریں گے، لیکن تاثر یہی مل رہا ہے. صرف پکڑ دھکڑ اس وقت PTI والوں کی چل رہی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ نیب کے وہی کالے قانون رکھتے جن کو مختلف جسٹسز نے کہا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل انجینئرنگ اور ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے
ये इस्तेमाल होते रहे और 90 दिन का फिजिकल रिमांड, 2 साल इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ऑपोजिशन को जेलों के अंदर भर दिया। तो हमने तो वो रास्ता नहीं अपनाया, हमने तो ब्लैकमेल नहीं किया चेयरमैन नैब को वीडियोस के जरिए, हमने तो ऑर्डिनेंस के जरिए उसकी नौकरी की तौसीह नहीं की, तो हमने वो नहीं रूट इस्तेमाल किया। और जहां ये 1100 अरब की बात करते हैं कि चोरी हमने माफ करा दी, तो 1 अरब रुपए की चोरी साबित कर देते। 4 साल तो नैब चेयरमैन की वीडियो इनके पास थी, उसको इस्तेमाल करते रहे टिश्यू पेपर की तरह, तो साबित कर देते। तो ये तो प्रोपोगेंडा है। और जहां तक बात है ये नैब ऑर्डिनेंस की कोर्ट में जाने की, तो कोर्ट क्या कह रहा है इनको? कोर्ट कह रहा है ये तो आपको पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, आप पार्लियामेंट में ये बातें करें, ये मामलात हमारे तो हैं ही नहीं। तो पार्लियामेंट में ये मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट से ये भाग गए, क्योंकि वहां जो है ये मुल्क को जो कह ले वो तो वापस आना चाहते हैं राणा साहब, वो वापस आना चाहते हैं। मैं ये बात जरूर कुंडी साहब से भी पूछूंगी, क्योंकि उनकी जमात के स्पीकर हैं, उनको मना किया जा रहा है ना अब स्पीकर की तरफ से कि अब आप ये नहीं कर सकते। जब आप असेंबलियां डिसॉल्व कर देते हैं तो फिर आप वापस जो है वो कमेटीज में बैठने के लिए नहीं आ रहे। जब आप केपी और पंजाब की असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है कि आप वहां जो है वहां भी आप डिस्टेबलाइज करने आ रहे हैं, वहां भी आप सिर्फ केयर टेकर हुकूमत के लिए आ रहे हैं, आप असेंबली के बिजनेस के लिए या पाकिस्तान के एजेंडे के लिए या वहां चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये तो प्रीएम्प्टिव है ना राणा साहब, ये तो प्रीएम्प्टिव है ना। प्रीएम्प्टिव नहीं है, आपको कैसे पता वो क्यों आ रहे हैं? वो तो असेंबलीज तो उन्होंने सूबाई डिसॉल्व की है, वापसी तो वो कौमी असेंबली में करना चाहते हैं। बट इट शोज नहीं, देखें ये कोई छोटी बात नहीं है। असेंबली सिर्फ इसलिए डिसॉल्व की है कि ये चाहते हैं मुल्क डिस्टेबलाइज हो और इलेक्शंस में धकेलें, बुली करें हुकूमत को, और तो कोई वजह नहीं थी। पूरी पार्टी इनकी, अच्छा, यानी कि ये इनकी नीयत पे बिल्कुल आप कहते हैं ये लोग काबिले भरोसा नहीं है। शौकत साहब, अभी नैब की आप बात कर रहे थे ना, उन्होंने राणा साहब ने पलट के ये एक नुक्ता नजर उनका है और बिल्कुल वो कहते हैं कि आपने नैब के जो चेयरमैन थे आपने उनको ब्लैकमेल किया, उनकी जाती नाजेबा वीडियोस और उनके इस्तेमाल से। इस बड़े संगीन इल्जाम का जवाब फरमाइए। और कुंडी साहब, इससे पहले आपको अर्ज कर रहे थे, आपसे राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ था कि आप अगर अमरीकी वफ्द के साथ बैठ सकते हैं तो फिर हुकूमत के साथ भी बैठ जाएं दहशतगर्दी के मामले पर। देखें, जितना नुकसान इन लोगों ने पाकिस्तान को पहुंचाया है ना, ये दोनों बैठे हैं और ये दोनों मुझे बताएं कि ये जो कहते थे शहबाज शरीफ साहब तकरीरों में माइक जो तोड़ते थे कि मैं पेट फाड़ कर निकालूंगा, ये किसको कहते थे? आज ये सारे इकट्ठे नहीं बैठे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ जो करना था, जो मईशत जिस तरीके से आप देखें कि हर यानी इस वक्त तक कितने लोग सरमाया निकाल के जा रहे हैं, क्योंकि इनके वजीर दिफा असेंबली के अंदर खड़े होकर कहता है कि जी मुल्क का अमन अमान खराब है, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो जब मुल्क में अमन अमान इतनी खराब है कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते, आज तुर्की की मिसाल ले लें आप, तुर्की में जलजला आया है, बिल्कुल, उसके बावजूद बर वक्त इलेक्शन हो और रहे हैं। वहां जो है ना तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि मैं मई में ही इलेक्शन कराऊंगा। ये इस तरह की लीडरशिप होती है, ये नहीं अभी आदाद शुमार की। राणा एहसान साहब से पूछते हैं, क्योंकि तुर्की की लीडरशिप से काफी मुतासिर रहते हैं शहबाज शरीफ साहब, वजीर आजम, वो वहां गए हुए भी थे, तो उनको फॉलो कर लें जी। ये जो आज हम देखें, आम आदमी को आप ये मत समझाएं कि जी फलाने ये क्या, फलाने ये क्या। आम आदमी ये समझता है कि देखे दाल कितनी महंगी हो गई, टमाटर प्याज कितने महंगा हुआ है, आटा कितना महंगा हुआ है। कुंडी साहब हमारे मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, 4 रुपए। लेकिन शौकत साहब एक बात, मुस्कुराएंगे इसलिए कि बर्गर फैमिली है ना, ये तो देखेंगे कहाँ से मिलता है। ये आज तो आप बड़ा सच बोल रहे हैं। प्याज टमाटर कहाँ से मिलते हैं, ये बेचारे तो इनको तो कुछ नहीं पता है ना, इनके लिए तो नौकर लाते हैं। देखिए अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, जवाब देता हूँ, थोड़ा परेशान है, इतने परेशान है लोग मुना के, ये लोग निकलने से डरते हैं, ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। ये तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन पंजाब में क्यों निकले नहीं तो सही करा? नजर। पंजाब में क्यों नहीं करा? पंजाब में करा देते वो कह रहे हैं जी, पंजाब में करवा देते, वो ये कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं करा? 4 साल इलेक्शन करवा देते। मेरी बात सुनो, ये आप तो जमहूरियत की बात करते हैं ना, आप कहते हैं आइन हमने बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अल्लाह के फजल मेरे से। भाई, जितनी वायलेशन पाकिस्तान के आइन की इस वक्त हो रही है, आपने क्या एक्शन लिया? आप तो हुकूमत में बैठे मजे कर रहे हैं। आप कहते हैं जी हम तो आवाम के साथ हैं, हम तो इलेक्शन से नहीं घबराते, तो आ जाओ ना। आप लोग नहीं कहते थे, आपकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, आपके बहुत सारे लीडरों की वीडियो मेरे पास मौजूद है। वो कहते थे आप ट्रैप में फंस गए शौकत साहब, उन्होंने अभी एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है, आपको वो फंसा रहे थे, आप फंस गए।
आपने मेरी बात सुनो, आप हम वो नहीं चिड़िया फंसे है जो हैं। पिंजरे में खुद आ गए सर। मेरी बात सुने ना, देखिए हम तो ट्रैप में नहीं फंसे हैं ना, फंसे तो ये हैं। आपने अभी असेंबली ये डिसॉल्व कैसे कर दी, आजाद इसलिए आप छुड़ाएंगे? ट्रैप में ये फंस तो गए, आगे यही भी कह कटा रहे हैं। है। देखो, अब आप ना बेयार आगे और जा मददगार सकते हो हैं, गए। ना पहले पीछे आ आप इनको सकते हैं। पॉइंट मारते थे 26 किलोमीटर के वजीर आजम, वो ये कहते हैं दरअसल। देखिए मेरी बात सुने, ये जितने फंसे हुए हैं ना, इनको तो समझ ही नहीं आ रही है। ये अब सिर्फ गालियां दे सकते हैं टीवी शो में आके बैठकर। किसको हमने गाली ये दी? अब तकरीरों में जो है ना वो गालियां दे सकते हैं, ये गलीज, ये फला, ये इशला। अब इनकी जो लैंग्वेज चेंज हो रही है ना, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये खौफ है, डर है कि ये बार बार इलेक्शन का नाम ले रहा है अवाम में, तो ये जा नहीं सकते हैं। ओ, वरना देखिए 13-14 जमातें मिलकर, ये दो चीजें मैं आपको बता दूं। पहला इल्जाम क्या था हमारे ऊपर, ये एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर चढ़कर आए। दूसरा इल्जाम क्या था, ये जाली असेंबली में है, ये आए हैं। अच्छा मेरी बात सुन, अब मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सा वो है, अब मुझे बताएं कि हमारे पास कौन सा एस्टेब्लिशमेंट का कंधा है। जी अब तो नहीं है, अब तो नहीं है, ये बात सही है। और अभी इनको शौकत क्या साहब खौफ ये है? बात ये अब यकीनन जो गवर्नमेंट से राजनपुर में और इनको जो तमाम इन जमातों थप्पड़े से मार पूछने मार वाली के है। बताया लोगों ने कि हम इमरान खान के साथ हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रही क्या? और उसके इन बावजूद ये हालात बात सही में है कि बाई इलेक्शन आप लोग जीत रहे हैं। ये राजनपुर कुछ की भी कहते हैं यहाँ पे, हालिया, ये बस सारा दिन कहते हैं इमरान खान ने ये क्या, इमरान खान। लोग पूछते हैं महंगाई क्यों आई है, हाँ अगर आप ठीक नहीं कर सकते थे आपसे ठीक है, आप बड़े सारे आपके जवाबात हैं। प्रेसिडेंट मुझे लगे इजाजत ना। दीजिएगा शौकत साहब, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपने बर्गर कह के मुखातिब किया, इसका भी जवाब मांगती हूँ। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। जी कुंडी साहब कोई जवाब फरमाइएगा, आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और हमें तो पता नहीं था बर्गर भी है। फ्रस्ट्रेटेड आज बर्गर। पता नहीं शौकत ज़ोहरी साहब क्यों इतनी अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए हंस रहा था कि इनके जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे वही कह रहा था कि मैं तो आलू प्याज के लिए वज़ीर आज़म नहीं बना। आज ये शौकत साहब कह रहे हैं तो हम तो आलू प्याज के लिए आए थे, हम तो कहते हैं हम आए थे, लेकिन आपके वज़ीर आज़म कहते हैं मैं तो इसके लिए नहीं आया था। और जो आपका लगभ था बर्गर फैमिलीज जो आपके साथ हैं, वो आप आज आपने हमें कह दिया। हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने इस कौम के जो यूथ है, इस कौम के लोगों को जो आप लोगों ने जिस दगड़ पे लगाया हुआ है, आज आप ट्विटर देखें, फेसबुक देखें, न छोटे का हया है न बड़े का हया है, गालम गलोच, ये किसने इंट्रोड्यूस करा है? ये आपकी जमात ने इंट्रोड्यूस करा है। एक स्पेसिफिक एजेंडे के तहत आप आए थे कि इस कौम को, इस कौम की नौजवान नस्ल को आप लोगों ने खराब किया कि आप लोग छोटे बड़े का हया छोड़ दें। आज आप देखें कि आज आपके खिलाफ कोई भी टीवी एंकर कोई प्रोग्राम करे, उसके नीचे माँ बहन की गाली उसको पढ़ती है और आपके लोग करते हैं, और आप में ये जरूरत नहीं है कि आप उसको कहें कि आप ये गलत काम कर रहे हैं। हमें ये जरूरत है। आपकी पार्टी के एमपीए को हमारे एमपीए ने किसी ने असेंबली में कुछ कहा, मेरे पार्टी के चेयरमैन ने फौरन अगले दिन से कहा कि आप जाकर उससे माफी मांगे। आप लोग प्रमोट करते हैं, अभी कभी नहीं प्रमोशन होती कि जाओ जितनी जो अच्छी गालियां निकालेगा, जो ज्यादा गालम गलोच करेगा, उसको आप अप्रिशिएट आपका चेयरमैन करता था। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात हमें ये मिल गई कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है कि फवाद चौधरी साहब अनाउंस कर रहे थे कि परवेज इलाही साहब जो पंजाब के एक जमाने में सबसे बड़े डाकू थे, वो पीटीआई के जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आपको ये मुबारक हो कि आपके जो सबसे बड़े डाकू थे, बकौल आपके, हम नहीं कहते थे, आप कहते कि सबसे बड़ा डाकू है आज की पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया है। हमने तो हमेशा कहा है कि नैप जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमारे दौर में कभी भी कोई सियासी कैद नहीं था। हाँ, अगर ऑडियो लीक्स आई हैं तो आप लोगों की आई हैं, जो डायमंड्स मांगते थे, जो जमीनें मांगते थे, क्या कुछ नहीं करते थे, वो तो कह रहे हैं ना, वो जो ऑडियो लीक करने वाले लोग हैं सर, वो आपके साथ मिल गए हैं। अब बात है, अब मैं नहीं कहता था, आपके पार्टी का चेयरमैन बकौल आपकी पार्टी का चेयरमैन इन टीवी प्रोग्राम में है कि मेरी फॉरेन पॉलिसी तो बाजवा साहब बनाते थे, मेरे मेंबर खत्म होते थे तो वो पूरे करके देते थे, मैं तो बैसाखियों पे आया हूं, मैं तो जो यूनिवर्सिटी जो मैंने बनाई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, मैं वहां पर लेक्चर सुनने जाता था, 4 बजे घर आ जाता था। लेकिन अब तो जीत रहे हैं ना कुंडी साहब, बगैर उनकी सपोर्ट के फला बंदे बाई इलेक्शन जीत रहे हैं ना। फला बंदे की अपॉइंटमेंट जो है मुझे फला ने करके दी, मैं तो खुद ऐसे ही बैठा हुआ था, डमी था, क्योंकि मुझे तो सेलेक्ट करके लाया गया था। आपने किया कि आप क्या करते थे ये तो बताए ना। फला ने फला किया, फला ने फला किया। जिस दिन उसकी रिटायरमेंट हुई अगले दिन आपने कहा कि ये तो बस रिटायरमेंट का इंतजार था आपको, शौकत साहब। था, ये तो बड़ा गलत था, मैं तो बड़ा गलत था, मैंने उस पर भी यूटर्न मार लिया। सबर बर्दाश्त करें, थोड़ा बर्दाश्त करें, मैंने आपकी बातें सुनी है, थोड़ा सबर कर लें। ठीक है, आपसे लोग पूछते हैं कि आपने इस मुल्क को बर्बाद किया, आपने इस मुल्क के कौम को बर्बाद किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा को बर्बाद किया। आप मुझे बताएं, ये दिल पे हाथ रख के बता दे कि 6 महीने इसका
वजीर आला, आवाम जो है ना, अब ये आवाम सबक की सिखाया चीखें निकल रही हैं। आपके लीडर ने ये आपको सबक आवाम सिखाया? की चीखें नजर नहीं आ रही, नहीं सुनाई दे रही नहीं नहीं, हमें बिल्कुल अभी आपकी तक आप चीखें आपकी इस चीखें हमें नशे सुनाई में, दे रही हैं। आपका लीडर आप छुप ये के घर में सर्विस बैठ गया है। तराशों के आपका इस्लाम लीडर जो तराशों है से निकले आपका लीडर और जो है आवाम के लिए चूहे कुछ की तरह सोचे छुप के घर में और बैठ खुदा के गए। लिए जान जुर्रत छुड़ाएं। से बाहर ओहो। निकले, इलेक्शन कराएं, अपने लीडर को आप बाहर लोग निकालो, नहीं चला मैदान में सकते निकालो। इंतजाम को। कुंडी साहब उनको गोली लगाई है, एक उनको गलत, कातलाना मैं हमला कहता हुआ है हूं, भाई। आज भी वो सारा फ्रॉड है। आज भी उसका आए, मेडिकल वो चेकअप दवाई की कराएं, तरफ लेके वो गए सारा हैं। फ्रॉड है। हमारे कोई दौर में शौकत साहब बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कुंडी आज साहब। मैं चैलेंज करता हूं, मेडिकल बोर्ड कराओ, इनका सारा झूठ निकल आएगा। जो झूठा पलस्तर बांधा हुआ है, सारा चूहे की तरह बैठे हुए हैं घर में। बाहर निकलो मैदान में, पता चले शौकत साहब इसका जल्दी जवाब निकालो। फरमा दे, मैंने राणा साहब की तरफ भी जाना है। मैं वो पाकिस्तान चाहता ये हूं, मैं वो पाकिस्तान चाहता हूं जिसमें मुलजिम के लिए 5 दिन जो है हाई कोर्ट इंतजार न करे। जब भी ठीक है? ये तो जरदारी साहब को भी हमने देखा है कि जिस तरीके से वो जब बात करके फिर भागता था, फिर मिन्नतें करता था कि मुझे बाहर माफ तो करो, आपका मुझसे लीडर है गलती भाई, हुई, मैं घर होश में में छुप नहीं के था। बैठा हुआ है, बाहर निकालो नहीं, जरा। कोई इमरान खान हमारे घर में लीडर नहीं के लिए छुपता है। कोई अदालतें, कोई तो जज मेरी 5 दिन बात सुनो, इंतजार नहीं जिसके करता साथ था। आप बैठे हैं ना मेरे लिहाजा भाई, आप निकालें जिसके मैदान साथ आप में, बैठे हैं, उनसे आप पूछें कि आपका मैदान में लीडर अपने लीडर कहाँ को है। निकालें, उनको मैदान में देखें, लें, उस उसको पे बोले हमला छुप के हुआ है मत बैठो, सही, राणा डर साहब के की मत बात आ जाए। बैठो। अपने इलाज के लिए बाहर नहीं भागे, वो कोई पाकिस्तान नहीं में गया, आपको आपके तकलीफ दौर में में इधर ही बात थे, करें ना। आपके दौर ये में हम किसी इधर ही तरीके थे, से हम बाहर नहीं चला गए था। हैं। जी राणा साहब, आप आप अपने इलेक्शन लीडर को बाहर निकालो। बाई जाली इलेक्शन मुकदमा क्यों बना रहे हैं, जीते उसका आप? मुकाबला कर रहा है। वो नहीं आपका भागे। आपका थे छुप ना, के बैठा आप हुआ है, लोग बाहर निकालो पिवटल मैदान में, आर्च पता राइवल चल जाए थे उसका। पीटीआई के राजनपुर के हल्के में। मैदान में तो निकल रहा है ना, आप किधर है? हिम्मत करें ना। किधर है? वो जी भी जी कहता ठीक है, है, मैं नहीं चले निकलता। कुंडी साहब और शौकत फिर साहब, अभी पता चलेगा ना। राणा साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। उसने वर्क ठीक है। फ्रॉम होम ही करना है, बाहर नहीं निकलेगा, वर्क ठीक फ्रॉम है। होम ही यार करेगा। छोड़ो फैसल भाई, आप जी। मुकाबला मुझे कर पता है रहे हैं। कितना तगड़ा आपका लीडर है। वो दीवारें में हमारे लीडर नहीं फलांगते, वो दीवारें आपके लीडर फलांगते हैं। फिर आ जाए राणा साहब की जिस तरह बात आपने सही। शौकत जिस साहब, आप तरीके दोनों से के पॉइंट जाली आगे अंदाज बढ़े। में हुकूमत बनाई है इलेक्शन तो साजिश के जरिए, इलेक्शंस हम अपने तो वो तो वक्त पे इसका तो इलेक्शन नतीजा लड़ेंगे। यही होगा ना कि मुल्क तबाही की तरफ जा जी रहा है। राणा साहब, इलेक्शन तो जीते हैं ना ये लोग। आप लोग पिवटल आर्च राइवल थे पीटीआई के। जो राजनपुर का इलेक्शन है, अभी तक आपकी तरफ से कोई ऐसा उसका दिफा, सिवाय इसके कि आप तमाम मलबा वहां के उम्मीदवार पर डाल रहे हैं, कुछ और आया नहीं है। नहीं, देखिए महंगाई का एक फैक्टर है, लेकिन बात यह है कि जो इकदाम हम ना लें, अगर ना लें तो और 4 गुना महंगाई बढ़ती है। तो जिस मुल्क को जिस नहज पे ये छोड़ के गए, ये इकदाम जितने भी हमने लिए हैं, ये नागुज़ीर थे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। तो हमने तो रियासत बचाई है और महंगाई का असर अवाम को पड़ रहा है, लेकिन हम अवाम को ये समझना होगा, या हम समझाएंगे और बेहतर तरीके से, कि ये वो गंद है जो पीटीआई डाल के गई और आज हम साफ कर रहे हैं। वरना ये बैठे होते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता और महंगाई 4 गुना ज्यादा होती। इन्होंने तो कोई अच्छा, कसर नहीं ये छोड़ी मुल्क बचाने कि आए मुल्क को हैं, उस नहज की मोना? तरफ लेके जाए। तो सिंपल सी बात है, हम शौकत साहब का भी कोई सवाल है? शौकत साहब जी, आपका कोई सवाल है? आप बताएं, मैं राणा साहब से पूछती हूँ। मैं जी ये कह रहा हूँ कि ये मुल्क बचाने आए हैं, रियासत बचाने आए हैं। सबसे पहले काम इन्होंने अपने पैसे माफ कराए अच्छा, वो आप वही और तो मैं आप को कमजोर किया। नहीं, ये कैसी रियासत बचाना है? आपने 30 साल मुल्क को लूटा और आपका लीडर अभी बाहर से बैठकर ये जो आप गन उछाल रहे हैं, किसी कभी एक पे गन डाल रहे हैं, कभी दूसरे पे गन डाल रहे हैं। हिम्मत करें ना, आप जिस मकसद के लिए आए हैं, देखिए आप जिस मकसद के लिए, आपने क्या दिया इस मुल्क को? मुर्तकिब पाए गए, ईसीपी ने आपको डिक्लेयर किया है, आप तो डिक्लेयर हो चुके, डिक्लेयर्ड आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग के गुनाह लेकिन किए। राणा साहब, ये बात भी तो है ना कि यार, बात आप सुनो, लोग ये कहते थे तराशों से सियासी नहीं होता मैदान मेरे में भाई। मुकाबला करें। ये आप क्यों आए हैं? नाअहल लोगों करके को अपने बताएं तो सियासी सही ना, ओपोनेंट आने को। का मकसद तो बताएं। आपने आकर इस कौम को दिया क्या है, ये भी जरा बता देना। जो वो तो मान रहे हैं ना शौकत साहब, उन्होंने कहा है महंगाई का फैक्टर है, वो कह रहे हैं डिफॉल्ट करवा देते वरना आप। नहीं, डिफॉल्ट से कराना चाह रहे हैं ना, जो इनके वजीर दिफा ने ऐलान नहीं किया कि वो डिफॉल्ट हो चुका है। हाँ, अच्छा, ये आपने जब उन्होंने ऐलान किया तो उस ऐलान के बाद सरमायाकार क्यों भाग गए? हाँ, राणा $10 एहसान साहब, ये इसका जवाब 10 जरूर अरब फरमाइएगा कि हम आपको तमाम बाहर के जा चुका है, जहनों आपको में पता है सवाल है कौन से अरसे में? कि ये वजीर खारजा जनाब राणा साहब ने, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने, वजीर दिफा ने ये ऐलान किया था कि हम डिफॉल्ट क्या कर रहे हैं, हम तो कर चुके हैं डिफॉल्ट। प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस सर। तो आज तक इसका किसी ने वो किया है, तरदीद की है? मैं उसका जवाब देता जी जी, हूं। उसका जवाब आने सिंपल सी देगा बात शौकत है, साहब जी। उन्होंने जो कहा कि एलसीज लोगों की नहीं खुल रही, लोगों के कंटेनर नहीं क्लियर हो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर इजहार किया कि ये डिफॉल्ट जैसी सूरत हाल है। मुल्क जब डिफॉल्ट करता है तो तबाही इससे 10 गुना ज्यादा होगी। ये हमने इंशाल्लाह ताला ना मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, ना हम होने देंगे।
हाँ, ये जरूर है कि पीटीआई की हुकूमत अगर कंटिन्यू करती तो मुल्क कर डिफॉल्ट कर जाता, जाता अच्छा। है। इन्होंने कोशिश भी की, आईएमएफ को भी खत लिखा कि हम इस मुआहदे से सूबे इस मुआहदे से बाहर हैं। इन्होंने डिफॉल्ट भाई खत का जवाब नहीं दिया है शौकत साहब ने, ना खत का जवाब दिया है ना मोना- अमरीकी वक्त से मोना ये मुलाकात का बताएं जवाब दिया है। मुझे- शौकत साहब मौला ये बताएं बात की है मुझे कि हम बैठेंगे कि कि नहीं। अवाम इनकी बातों ये पर भी सवाल यकीन था। कर लेंगे, अवाम इनकी बातों पे यकीन कर लेंगे। मैदान लग रहा है, पता चल इन्होंने जाएगा। जो तबाही मचाई है इस मुल्क के साथ, और जो इस वक्त जो डॉलरों के पीछे इनकी जो भीख जो मांगने जा रहे हैं, सही है। कभी एक दर कभी ये- दूसरे दर, चलिए, ये नाज़रीन, मैं मुझे wind up करना आखिरी पड़ेगा। बात, तो पाकिस्तान को कशकोल भिखारी बना तो आपने दिया। उठाया था, जहाज से किसने उतरवाया था इन्होंने आपको तो अमेरिका में? पाकिस्तान को भिखारी बना चलिए, दिया। बहुत सारी ये बातें तो हैं जो जो कि लोग इंशाल्लाह ये किसी और कर- निशिस्त में ये- आगे बढ़ेंगे। इस वक्त तमाम हजरात का शुक्रिया, नाज़रीन आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।